पूर्व जन्म की यादें। लंदन में पली बड़ी 24 वर्षीय विशाखा ने एमबीए की पढ़ाई पूरी कर ली। विशाखा के अंकल और आंटी राम कुमार और कावेरी के कोई संतान नहीं थी। विशाखा के मम्मी पापा और भाई इंडिया में रहते हैं। जब विशाखा 3 वर्ष की थी तब उसके अंकल आंटी विशाखा को लेकर लंदन आ गए। लंदन में उनका एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। उन्होंने विशाखा को अपनी बेटी बनाकर बहुत ही प्यार से पाला। उसको कभी अपने मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं हुई। जब विशाखा 6 वर्ष की थी तो कभी कभी रात को उसको एक ही तरह का सपना आता जिससे वह बेचैन हो उठती। उसने सपने के बारे में अपने अंकल आंटी को बताया, पर उन्होंने कहा, बेटा इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, पढ़ाई पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करो, सब ठीक हो जाएगा। समय बीत रहा था। कॉलेज में आने से पहले वह 2 बार इंडिया भी आ चुकी थी अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए। कॉलेज में ही उसके कुछ फ्रेंड्स थे, उनमें से एक कार्तिक भी था। कार्तिक के माता पिता भी इंडिया से ही बहुत साल पहले बिजनेस के लिए लंदन आ गए। इंडियंस होने के कारण और एक साथ कॉलेज में पढ़ने से वे दोनों अच्छे मित्र बन गए थे। जब कभी राम कुमार के यहाँ कोई प्रोग्राम होता तो कार्तिक की फैमिली को भी इनवाइट किया जाता। एक बार विशाखा ने राम कुमार को कावेरी से कहते हुए सुना कि विशाखा और कार्तिक में अच्छी दोस्ती है, दोनों लंदन में पले बड़े हैं, तो क्यों न उनकी शादी की बात चलाई जाए। यह सुनकर विशाखा खुश नहीं हुई, क्योंकि कार्तिक तो उसका अच्छा मित्र हैं, हमेशा उसके बीच में एक अच्छी दोस्ती रही है। वह एक दूसरे को उस नज़र से कभी देखा ही नहीं कि उनमें कोई प्रेम हो। दूसरे ही दिन सुबह राम कुमार ने विशाखा को कार्तिक से शादी के बारे में बात कही तो विशाखा ने कहा, अंकल कार्तिक मेरा अच्छा मित्र है और अभी शादी के बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं है। मैं चाहती हूँ एमबीए की पढ़ाई पूरी हो गई तो अब एक अच्छी जगह जॉब मिल जाए, उसके बाद ही शादी की बात पर विचार किया जाए। कुछ समय बाद विशाखा को वहीं पर जॉब लग गई। कार्तिक ने भी अपने पिता का बिजनेस संभाल लिया। कई वर्षों बाद एक रात्रि को वही सपना विशाखा ने देखा। वह घबरा के तुरंत उठ गई। इस बार सपने में उसने एक लड़की, एक गांव का दृश्य और कुछ लोग एक लड़के को मार रहे थे। पूरी रात उसको नींद नहीं आई। सुबह वह अपनी गाड़ी लेकर ऑफिस के लिए निकल गई। रास्ते में उसने सपने के बारे में सोचे जा रही थी। पता ही नहीं चला कि कब गाड़ी उसकी रॉन्ग साइड चली गई और सामने से आती हुई दूसरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। सिर और हाथ पांव पर बहुत चोट लगी। इतने में पुलिस वहां पहुंची और विशाखा को लेकर हॉस्पिटल गई और उसका मोबाइल में उसके घर के नंबर देखकर घर वालों को फ़ोन किया। उसके अंकल आंटी तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने कहा, सिर पर ज़्यादा चोट है, लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर भी है और अभी होश में नहीं है। विशाखा का इलाज शुरू हो गया। डॉक्टर ने कहा 2 दिन में उसको होश नहीं आया तो उसके सिर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अंकल आंटी बहुत घबरा गए थे। कार्तिक और उसके माता पिता हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। सब लोग टेंशन में बैठे थे और ईश्वर को याद कर रहे थे कि हे ईश्वर, जल्दी से विशाखा को होश आ जाए। 2 दिन बाद विशाखा को होश आ गया। अंकल आंटी को देखकर वह रोने लग गई। अंकल ने कहा, बेटा डॉक्टर ने कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। 15 दिन बाद उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। जब विशाखा हॉस्पिटल में बेहोश थी तो 2 दिन में उसके दिमाग में एक ऐसा घटनाक्रम चला कि उसको तो दुनिया ही बदल गई। उसने अपना पूर्व जन्म देख लिया। कुदरत भी यही चाह रही थी कि जो सपने उसे आ रहे थे वो पूरी तरह से पूर्व जन्म की घटना बनकर उसके दिमाग में उभरे। होश में आने के बाद भी वह घटना उसे
याद रही पर वह किसी को बता नहीं पाई। अब वह घर पर उदास रहने लगी। उसके अंकल आंटी बहुत समझाते, बेटा क्या बात है, कोई तकलीफ़ है तो हमें बता। 2 महीने बाद उसका हाथ भी ठीक हो गया तो उसने अंकल आंटी को कहा, मैं इंडिया जाना चाहती हूँ। अंकल आंटी ने सोचा शायद इसको मम्मी पापा की याद आ रही है, इसलिए इंडिया जाने का कह रही है। विशाखा, रामकुमार और कावेरी तीनों कुछ दिन बाद इंडिया पहुँचे। विशाखा के एक्सीडेंट का समाचार उसके मम्मी पापा को भी मिला। वह भी बहुत परेशान हुए, परंतु अपनी बेटी को स्वस्थ देखकर मन को तसल्ली मिली। वह अपने मम्मी पापा और भाई को देखकर खूब रोई। अगले दिन शाम के समय वह अपने भाई के साथ छत पर बैठी थी और भाई को बोली, अमित मैं तुझे एक घटना सुनाती हूँ। अमित ने सोचा दीदी का मन हल्का हो जाएगा। उसने कहा, दीदी सुनाओ। विशाखा ने कहा, अमित मेरा यह दूसरा जन्म है। अमित ने कहा, यह क्या बात कर रही हो दीदी, आपकी तबीयत तो ठीक है। विशाखा ने कहा, कहना जारी रखा, अरे भैया सुन तो लो, मैं ठीक कह रही हूँ, यह मेरा दूसरा जन्म है। पूर्व जन्म में मैं राधा नाम की लड़की थी। मेरे पिता किसान थे और गांव में हमारा घर और खेत था। बचपन में कभी स्कूल नहीं गई, माँ के साथ घर पर रहती। 12-13 वर्ष की उम्र में मैं माँ के साथ खेत पर जाने लगी और खेत पर काम करती। हमारे पड़ोस का खेत गांव के एक बड़े सेठ का था। उसको अपने पैसों का बहुत घमंड था। कई किसानों की कर्जे के बहाने उसने ज़मीन हड़प ली थी और वह उसका लड़का मोहन कभी कभी अपने खेत पर फसल देखने के लिए आ जाते। सेठ जब भी अपने खेत आता तो मेरे पिता से बात करता कि श्यामलाल तुम मेरे पैसे कब लौटाओगे। पिताजी बोलते, सेठ जी इस फसल को बेचकर मैं कर्जा लौटा दूंगा, और वह धमकी देकर चला जाता। मैंने देखा कि इस प्रकार की बात मोहन को अच्छी नहीं लगती, पर वह कुछ बोल नहीं पाता। कुछ दिनों बाद मोहन अकेला अपने खेत पर आया और हमारे खेत पर आकर मेरे पिताजी से मिला और बोला, काका आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। जब भी फसल हो जाए थोड़ा थोड़ा करके कर्जा उतार देना, मैं सब संभाल लूँगा। उसकी बात मेरे मन को छू गई। मैंने सोचा पिता और बेटा के स्वभाव में रात दिन का अंतर है। अब मोहन रोज़ाना अपने खेत पर आता और हमारे खेत में भी आकर कुछ समय के लिए बैठ जाता। मेरे माता पिता से बातें करता। रोज़ रोज़ उसका आना मुझे भी अच्छा लगने लगा। उस समय मेरी उम्र 16 वर्ष की थी और मोहन की शायद 20-21 वर्ष रही होगी। पता ही नहीं चला कि दोनों के मन में कब प्यार का बीज अंकुरित हो चुका था। अब तो वह हमारे घर पर भी आने लगा, क्योंकि मन का सच्चा प्यार इतना बढ़ चुका था कि एक दूसरे को देखे बिना मन भी नहीं लगता। रोज़ाना सुबह घर का काम करके मैं माँ के साथ खेत पर चली जाती और मोहन भी वहाँ खेत पर आकर आ जाता। घंटों हम बातें करते रहते। मेरा और मोहन का इतना घुल मिल जाना मेरे माता पिता को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे समझाया कि बेटी, मोहन बहुत बड़े सेठ का बेटा है और वह बहुत क्रूर सेठ है और हम गरीब किसान हैं। मोहन का रोज़ रोज़ अपने घर और खेत पर आना अच्छा नहीं है। अब तो वो आए तो उसे मना कर देना। परंतु मैं कैसे मना कर सकती, वो मेरे कोमल मन में बस चुका था। मैंने ये मन ही मन सोचा। उधर मोहन के खेत में काम कर रहे कुछ किसान रोज़ाना मोहन को हमारे खेत पर आते जाते देखकर उन्हें सेठ को बात बता दी। सेठ को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मोहन की पिटाई कर दी और कुछ लठेतों के साथ वो हमारे घर पर आकर मेरे पिता को भी पीटा और मुझे भी। उसी रात को अचानक हमारी झोपड़ी में आग लग गई। मैं और मेरे माता पिता बाहर की ओर भागे, लेकिन झोपड़ी का दरवाज़ा बाहर से बंद था। हम चिल्ला रहे थे, परंतु हमें बचाने कोई नहीं आया। सब जल गए। यह पूरी घटना सुनाते हुए विशाखा की आंखों से आंसू बह रहे थे। अमित सुनकर सन्न रह गया। अमित बोला, दीदी क्या आपने अंकल आंटी को पूर्व जन्म के बारे में बताया? नहीं भैया, मैंने नहीं बताया, इसीलिए तो मैं यहाँ इंडिया आई हूँ। दोनों छत से नीचे आए। अमित के मन में घबराहट भी हो रही थी कि वह अपने माता पिता और अंकल आंटी को कैसे बताएं विशाखा दीदी के पूर्व जन्म के बारे में, परंतु हिम्मत करके उसने पूरी घटना के बारे में सबको बता दिया।
सब जने पूर्व जन्म घटना सुनकर अचंभित रह गए। विशाखा के पिता ने कहा, बेटा इसके बारे में किसी को नहीं बताना। विशाखा बोली, पापा मैं इसीलिए तो इंडिया आई हूँ ताकि इस घटना के बारे में पता कर सकूँ, नहीं तो मैं चैन से नहीं रह पाऊँगी। यह घटना सपना बनकर मेरे बचपन से मुझे परेशान कर रही थी। तब उसके अंकल को याद आया और वह बोले, हाँ भाई साहब, जब यह 6 वर्ष की थी तब इसको इस प्रकार के सपने बहुत आते थे, पर समय के साथ साथ यह भूल गई। पर अब एक्सीडेंट होने के बाद यह घटना इसके दिमाग में उभर कर आ गई है। विशाखा बोली, पापा मुझे उस गांव में जाना है और पता लगाना है कि मोहन भी जिंदा है या नहीं। जब तक उसके बारे में पता नहीं लगाऊंगी तो यह जीवन भी मेरे लिए बेकार हो जाएगा। अगले दिन यह सभी लोग एक कार से उस गांव के लिए रवाना हुए। गांव का रास्ता बहुत लंबा था, 2 दिन का सफ़र था। शाम के समय ये सभी एक होटल में रुके और रात्रि विश्राम किया। दूसरे दिन सुबह वे लोग गांव के लिए रवाना हुए और दोपहर बाद गांव पहुंचे। गांव को देखते ही विशाखा को पूर्व जन्म की यादें ताज़ा होने लगी। विशाखा ड्राइवर को सेठ के घर का रास्ता बता रही थी। गाड़ी धीरे धीरे सेठ के घर की तरफ बढ़ रही थी। जब वे सेठ के यहाँ पहुँचे तो उनको देखकर चौकीदार ने पूछा, आप लोग कौन? तो विशाखा के पापा ने कहा, हम लोग गांव को देखने के लिए आए हैं और सेठ साहब से मिलना चाहते हैं। चौकीदार ने अंदर जाके सूचना दी कि शहर से कुछ लोग आए हैं और गांव देखने के लिए और आपसे मिलना चाहते हैं। सेठ ने कहा, ठीक है, उन्हें अंदर बुलाओ। सभी लोग घर के अंदर गए। उन्हें ड्राइंग रूम में बैठाया गया। दीवार पर एक फ़ोटो फ्रेम पर फूल माला लगी हुई थी। विशाखा ने देखा, यह तो वही सेठ हैं, मोहन के पिता। तभी अचानक धोती कुर्ता पहने हुए, चेहरे पर हल्की सफ़ेद सी दाढ़ी, करीब 50-55 उम्र वाला व्यक्ति उनके सामने आकर बैठ गया। विशाखा ने उन्हें देखते ही पहचान गई और अचानक उसके मुंह से निकला, मोहन। सेठ साहब यह सुनकर चौंक गए। बोले, आपको मेरा नाम कैसे पता? बड़े सेठ की मृत्यु के बाद गांव के लोग मोहन को सेठ साहब कहने लगे। एक अनजान लड़की से अपना नाम सुनकर मोहन चौंक गए। बोले, आपको मेरा नाम कैसे पता? तब विशाखा के पिता ने सारी बात मोहन को बताई। राधा का जिक्र आने से वह दुखी हुए, परंतु उन्हें राधा का पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं हुआ। विशाखा ने राधा के साथ की हुई बातें, घर व खेत की पहचान बताई तो मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। पुरानी यादों की तस्वीर उसके सामने आ गई। विशाखा को पहचान नहीं पाए क्योंकि राधा का चेहरा अलग था और विशाखा का चेहरा अलग। यह बात गांव के कुछ लोगों के अलावा किसी दूसरे को पता नहीं थी और यह भी लंदन में रहने वाली लड़की को बात पता थी। अब मोहन को विश्वास हो गया कि राधा का ही पुनर्जन्म विशाखा के रूप में हुआ। काफ़ी देर तक विशाखा को देखने के बाद मोहन ने कहा, विशाखा, उस दिन मेरे पिता ने मुझे बहुत पीटा, मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। दूसरे दिन सुबह पता चला तुम्हारी झोपड़ी में आग लग गई और तुम, मतलब राधा और उसके माता पिता तीनों की आग में जलकर मृत्यु हो गई। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। सबको यही बताया गया कि आग अपने आप ही लगी है। मैं तुम्हारी झोपड़ी के पास पहुंचा, पर वहां राख के ढेर के अलावा कुछ नहीं था। घंटों घंटों तक रोज़ाना मैं वहां जाता और बैठा रहता और सोचता कि राधा आएगी और मुझे पुकारेगी। मेरी यह दशा देखकर मेरे पिता ने मेरी शादी करवा दी। समय कब निकला पता ही नहीं चला। मेरे 2 बच्चे भी हो गए। जब मेरे पिता मृत्यु के निकट थे तब उन्होंने मुझे सब सच कहा। यह सुनकर मेरे पाँव के नीचे की धरती ही हिल गई। बहुत पछतावा हुआ, पर क्या कर सकता। पिता की मृत्यु के बाद मैंने लठेतों को सज़ा दिलवाई और उनको जेल भी हुई। ये बातें सुनकर विशाखा भी रोने लगी। नए लोगों को घर में आए हुए देखकर मोहन की पत्नी और दोनों बच्चे गेट के पास खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। वे भी सारी बात सुनकर विचलित हो गए। विशाखा तो ये चाह रही थी
कि मैं मोहन के पास यहीं रहूं। अचानक मोहन की पत्नी और बेटा बेटी ड्राइंग रूम में आ गए। उन तीनों की नज़र विशाखा पर गई। मोहन ने उनका परिचय सबसे करवाया। विशाखा ने मोहन की पत्नी को देखा और सोचा, अगर मैं यहाँ रही या मोहन को पाना चाहा तो मोहन का परिवार टूट जाएगा। पर मोहन भी मुझे नहीं चाहेंगे क्योंकि वह राधा को चाहते थे। मैं तो विशाखा हूँ जिसमें राधा का चेहरा भी नहीं है। तो शायद मोहन मुझको अपनाए या नहीं, मेरे कारण दोनों बच्चे अपने पिता से दूर हो जाएंगे। यह मैं नहीं कर सकती। और अपने पूर्व जन्म का दुख मन में दबाकर मोहन को बोला कि आप हमको हमारा खेत और जहाँ हमारी झोपड़ी थी वहाँ ले जाएं। वे सब जने राधा के खेत पर पहुँचे तो खेत को देखते ही विशाखा मन में राधा और मोहन के बिताए हुए समय की बातें चलने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह देख मोहन भी बहुत दुखी हुआ क्योंकि राधा की मृत्यु के बाद वो कभी यहाँ खेत पर नहीं आया और आज आया तो राधा की जगह विशाखा थी। गांव वालों को भी राधा के पुनर्जन्म का पता चली तो वे भी विशाखा को देखने आ गए। जब वे राधा की जहाँ झोपड़ी थी वहाँ पहुँचे तो देखा यहाँ तो एक बगीचा है। मोहन ने कहा, मैंने यहाँ एक बगीचा लगवा दिया, रोज़ आकर यहाँ लगे हुए फूलों को संभालता हूँ। उस जगह को देख राधा अपने पूर्व जन्म के माता पिता को याद करने लगी। पास ही में 2 नीम के पेड़ लगे हुए थे, वह आज भी यही हैं। बचपन में कभी वह यहाँ झूला झूलती थी। आग वाला सारा मंजर उसके सामने आ गया। बापू माँ पुकारते हुए वह फूट फूट कर रोने लगी। वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। विशाखा की मम्मी और आंटी भी रोते हुए विशाखा को संभाल रही थी। थोड़ी देर बाद दुख का तूफान निकल गया। विशाखा ने अपने आप को संभाला और मोहन को कहा, आप इस जगह और खेत को संभाल के रखना। जब भी मन होगा तो हम लोग यहाँ आएंगे। और वे लोग मोहन और गांव वालों से विदा लेकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। मोहन को देखकर विशाखा का मन हल्का हो चुका था। अब वह खुश रहने लगी क्योंकि पूर्व जन्म की यादों को उसने गांव में ही छोड़ दिया। उसको खुश देखकर घरवाले भी खुश रहने लगे। एक दिन विशाखा के अंकल ने विशाखा के पिता को कहा कि भाई साहब, लंदन में एक बहुत अच्छा लड़का है जिसका नाम कार्तिक है। विशाखा और कार्तिक ने एक साथ कॉलेज में पढ़ाई की है, दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। विशाखा अगर हाँ करे तो हम कार्तिक के माता पिता से बात करें। विशाखा के मम्मी पापा ने विशाखा से पूछा, बेटा क्या कार्तिक तुझे पसंद है? विशाखा ने हाँ कर दी। राम कुमार ने कार्तिक और उसके माता पिता से बात की। उनको बहुत खुशी हुई। दोनों की शादी तय हो गई। जाने पर कार्तिक के परिवार वाले इंडिया आ गए। कार्तिक और विशाखा की शादी धूमधाम से हो गई। मोहन और उसके परिवार को भी शादी में बुलाया। शादी के बाद विशाखा और कार्तिक लंदन चले गए। 2 साल बाद विशाखा कार्तिक के साथ इंडिया आई और वह अपने गांव गई, सबसे मिली। मोहन ने राधा का खेत विशाखा के नाम कर दिया। जब खेत में फसल होती तो उसको बेचकर उसका हिस्सा विशाखा को बेच देता। विशाखा उन पैसों को वृद्ध आश्रम में दान कर देती। राधा के पूर्व जन्म में मोहन से प्रेम का रिश्ता अब इस जन्म में विशाखा से दोस्ती का रिश्ता बन गया। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका यह सहयोग ही हमें प्रेरित करता है कि आगे और अच्छी कहानियाँ आपके सामने लाएं। धन्यवाद।